गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वीएनएम लाइव में आपका स्वागत है। थोड़े से लेट हो चुके हैं, मगर ये लेट है ना, थोड़ी ज़्यादा खुशी दे देने वाला है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में बात करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कलाकारा हमारे साथ जुड़ी है और बहुत ही बेहतरीन एक डायरेक्टर जुड़े हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। फिल्म के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं बता दूं कि जो कलाकार और जो डायरेक्टर हमारे साथ में जुड़े हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जयंत गिलाटर, जिन्होंने चॉक एंड डस्टर सब जानते ही हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के साथ में ये फिल्म बनाई थी। ऋषि कपूर, शबाना आजमी, जूही चावला, सबको शायद थोड़ा बहुत तो याद आ ही गया होगा। उसके बाद में नट सम्राट, बहुत ही बेहतरीन फिल्म, बहुत यादगार फिल्म हम गुजरातियों के लिए उन्होंने बनाई। और एक तीसरी फिल्म लेकर आ रहे हैं, उसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी जो मैंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन जो कलाकारा है, आर्टिस्ट है, फिल्म अभिनेत्री हमारे साथ में जो जुड़ी हैं वो है डेजी शाह। कौन नहीं जानता डेजी शाह को, सब लोग जानते हैं। भले तमिल से उनका करियर उन्होंने शुरू किया, मगर हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बिल्कुल अपनी जान लगा दी। जय हो कैसे हम भूल सकते हैं। खांसी आ गई है, मैंने ज़्यादा तारीफ कर ली। कोई नहीं। बीइंग ह्यूमन आप संभालती है कहीं ना कहीं, सलमान के साथ में जुड़ी हुई है। संभालती तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, पर वो जो थॉट है, जो उनका जो एक अच्छा करने का जो एक माध्यम है जी, वो उससे सपोर्ट ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और बस अब फिल्म का नाम डिक्लेयर कर ही देते हैं। डेजी के बारे में बहुत सारी बातें सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है। बहुत अच्छी कुछ ऐसी फिल्में थी जहां उन्होंने अतिथि कलाकार, यानी कि एक ऐसे कलाकार जिनको कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है ना, नज़र नहीं जाती, बट नज़र ऐसे डायरेक्टर की गई और उन्होंने फिर लीड रोल भी दिया जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक अच्छे कलाकार के लिए। अब फिल्म का नाम डिक्लेयर कर ही देते हैं। चक दे, दंगल, भाग मिल्खा भाग, कितनी सारी फिल्में बनी ना हिंदी फिल्मों में स्पोर्ट्स पर। इतने सारे नाम हैं, ये तो मैंने चंद नाम ही लिए हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी यादगार फिल्में हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पर, उनकी लाइफ जर्नी पर फिल्में बनी। गुजराती फिल्मों में जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो खाली कहीं एक आध सीन हुतुतु को लेकर हो जाते थे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ खेल कूद पर जो फिल्म बनी है, गुजराती फिल्म, और वो है गुजरात 11। नाम भी इतना बेहतरीन दिया है। जयंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको मैं दे दूं। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ता है। भले न फिर गली में गिल्ली डंडा खेला है या कंचे खेले हैं या फिर वो टायर को लकड़ी घुमाकर भागा हो, बट कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक जगह पर स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूर होता है। इसलिए ये फिल्म शायद हम सबको बहुत ज़्यादा छूने वाली है। तो जयंत जी से ही बात शुरू करते हैं। गुजरात 11, क्योंकि बरसों से गुजराती फिल्में बनती आ रही हैं, बहुत सारे नामी कलाकार, डायरेक्टर हो चुके हैं, मगर गुजराती में जब फिल्म कोई स्पोर्ट्स पर बनी है, वो ये पहली फिल्म है। तो ये ख्याल कैसे आया? मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट हिंदी में बनाने वाला था मैं ये फिल्म जी। और गुजराती में पहली स्पोर्ट्स फिल्म मुझे नहीं पता था। अच्छा। मुझे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड है हमारे, शिशिर भाई, उन्होंने बोला कि जयंत भाई તમને ખબર છે આ પહેલી સ્પોર્ટ્સ ફિલ્મ? ના, મને નથી ખબર। ઓહ માય ગોડ। તો ત્યારે મને ખબર પડી કે એમણે જ પછી મને સજેસ્ટ કર્યું કે તમે પબ્લિસિટીમાં પણ આમ લખો जी। તો આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ શિશિરભાઈ કે એમણે મને આ યાદ દિલાવ્યું, મને તો ખબર જ નહોતી जी। यहाँ मैं शायद जयंत सर आप जानते होंगे कि नहीं, पता नहीं, मेरे पापा को ज़रूर याद करना चाहूँगी। ही इज़ अ वेरी नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नहीं रहे पापा, ईडी व्यास। अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी जब अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के पीछे उन्होंने जब लगा दिया था, तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा खुशी हो जाती कि हाँ, गुजराती फिल्म भी स्पोर्ट्स पर बनी है। और एक ख़ास बात बता दूँ, जयंत सर तो बताने वाले ही हैं, मगर मैं भी बता दूँ कि मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी इस फिल्म के कुछ सीन्स शूट हुए हैं। जयंत जी
कुछ और आगे बताएंगे फिल्म के बारे में, डेजी के पास चलते हैं क्योंकि ज्यादा डेजी को सुनने का लोगों को क्रेज होगा। तो डेजी, जैसे आपने ये फिल्म में लीड कलाकार हैं, क्या रोल है आपका? मैं फुटबॉल कोच का रोल कर रही हूँ फिल्म के अंदर। क्या बात है। जो जिसको कोच कर रही हूँ बेसिकली वो आसान बच्चे नहीं हैं। अच्छा। वो जो है वो जुवेनाइल होम्स के बच्चे हैं जी। तो अब उनके साथ काम करना है, उनको सुधारना है। बेसिकली थॉट यही है कि इनको एक सेकेंड चांस दिया जाए लाइफ में, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। मीन जितने क्राइम्स हुए अनजाने में, जानने में, नहीं पता हमें, बट वो एक जब वो एक स्टैम्प लग जाता है ना माथे पे कि आप क्रिमिनल हो, तो वो निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप अडल्टहुड में पहुंच जाते हो तो। बट यू आर स्टिल अ किड राइट नाउ, यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड फॉर यू, यू कैन मेक योर लाइफ बेटर, यू कैन डू समथिंग बेटर। यानी एक बहुत ही बेहतरीन शेप देने का काम इस फिल्म में आपने किया है इन बच्चों को, कि उनकी एक बेहतरीन जिंदगी की और वो आगे बढ़े। फुटबॉल कोच जी, फुटबॉल खेला है आपने कभी? जिंदगी में कभी नहीं खेला मैंने, कसम से। आई थिंक ये फिल्म शूट स्टार्ट होने के पहले मुझे जयंत सर ने 2 महीने बहुत बुरी तरह से रगड़ा है फुटबॉल के पिच के ऊपर। मतलब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मेरी सुबह 10-11 के पहले नहीं होती है। और इन्होंने मेरा टाइमिंग रखा था सुबह 7 बजे का। ग्राउंड पे पहुँचना है, वहीं पे पहुँचना है। अच्छा। बट आई गेस आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये फिल्म पे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि मैं गुजराती हूँ, मेरी मदर टंग गुजराती है। जी, जी। तो एक मदर टंग में एक फिल्म तो बनती है ना। बिल्कुल। और अगर फिल्म अगर ऐसी हो जो हटके हो, जो आपने कभी ऐसी कोई फिल्म पे काम नहीं किया है, तो करना ज़रूरी है। आपने कहा मदर टंग गुजराती है, आपके करियर की शुरुआत आपने तमिल से की? मैंने एक्चुअली कन्नड़ा फिल्म कन्नड़ा, सॉरी। तो बैंगलोर में मैंने काफ़ी फिल्में की है, वो इंडस्ट्री को सैंडलवुड बोलते हैं। तो वहाँ पे मैंने फिल्म करनी शुरू कर दी, पर मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी थी वो टाइम पे। तो मेरा जो एक्चुअल ब्रेड एंड बटर था वो मेरा असिस्टेंट कोरियोग्राफी था। या वो पैशन के हिसाब से मैं जाती थी, काम करके वापस आ जाती थी। सो इन द मीनवाइल आई मेट सलमान सर ऑन द सेट्स ऑफ दबंग, एंड दैट्स हाउ द एंटायर थिंग स्टार्टेड। वहाँ से उन्होंने मुझे शुरू हुई जी, वहाँ से उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की, जिसकी वजह कुछ मेरे पर्सनल रीजन से जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। And then he thought of me again, which is like a miracle, which is like a blessing, and that's how Jai Ho happened. Jai Ho. कन्नड़ा से शुरुआत हुई आपकी, सीखे कन्नड़ा कुछ? मैं सीखी तो नहीं हूँ, पर क्योंकि मैंने फिल्में वहाँ पे 5 की है जी, तो मैं मतलब समझ सकती हूँ, और कुछ कीवर्ड्स है जो मैं बोल भी सकती हूँ। क्या बात है। जयंत जी आपके पास आते हैं। जैसे थोड़ा डिस्क्लोज हो चुका है कि जिस स्पोर्ट्स को लेकर आपने ये फिल्म को बनाया है, कैसे ये थॉट आया कि इसी स्पोर्ट पे हमें आपको जाना है? कि सिर्फ स्क्रिप्ट के पीछे भागे थे? नहीं, स्क्रिप्ट के पीछे नहीं भागा था मैं। चॉक एंड डस्टर के वक्त मैं मेरी फिल्मों के वक्त मतलब पहले रेकी कर लेता हूँ सारा। अच्छा। तो चॉक एंड डस्टर के वक्त मैंने काफ़ी स्कूल्स में रेकी वगैरह की है। तो वहाँ पे ऐसे एक बात करते करते पता चला एक टीचर से कि एक बच्चे के बारे में। वहाँ से मुझे थॉट आया कि अगर ये बच्चा आज स्कूल में नहीं होता या इन्होंने माफ़ नहीं किया होता तो ही वुड बी बिहाइंड जुवेनाइल दिस थिंग। तो वहाँ से वो थॉट आया मुझे कि इनके ऊपर कुछ अभी सोचा जाए। और फिर मैंने उन बच्चों को लेके एक पूरी कहानी लिख दी। वो कहानी लिखने के बाद फुटबॉल दिमाग में आया कि इनको डाइवर्ट करना है, पॉजिटिव लाना है, तो क्या एनर्जी हो सकती है, स्पीड क्या हो सकता है। ये भागते बहुत है जी। क्योंकि मुंबई में हमारे यहाँ पे मुंब्रा से लेकर गोवंडी तक का एक एरिया ऐसा है, ट्रेन जाती है जहाँ से, पूरा स्लम एरिया है जी। और वो जो मुस्लिम लड़के हैं वो ट्रेन में लटक के, मैं बाकायदा मैंने हिंदी फिल्म के लिए जब लिखा था तो ये सीन लिखा था, बट गुजराती में वो नहीं कर सकते क्योंकि गुजरात बेस्ड है और यहाँ पे लोकल ट्रेन नहीं है जी। तो हिंदी था तो मैंने बॉम्बे के हिसाब से वो लोकल ट्रेन का वो सीक्वेंस रखा था। वो ट्रेन फुल स्पीड में भागती है और वो लड़के जो है वो बाहर लटकते हुए हाथ मारते हैं, पोल आता है, तो मतलब इतना अपनी लाइफ के साथ वो रिस्क लेते हैं।
वो देख के कोई भी आदमी डर जाए, जी। तो वो सीक्वेंस रखा था। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें सोचने के बाद देखा कि ये इतनी जानलेवा ये लोग अपना ये करते हैं, इतनी एनर्जी इनमें है, तो ये क्राइम में क्यों? इनको डाइवर्ट करते, पॉजिटिवनेस इनमें लाते, ताकि कहीं ना कहीं इनमें सुधार आ जाए, सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट करे। क्योंकि अगर ये बाय मिस्टेक कोई क्राइम हो जाती है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं, घर वाले भी डिस्कार्ड कर देते उनको। तो ये थॉट आने के बाद फिर मैंने इसको पूरी तरह स्क्रिप्ट लिखी, और हिंदी में नहीं हो पाई तो उसको गुजराती में सोचने का ये किया। गुजराती में ये फिल्म बनी है। कौन कौन से लोकेशन पे इसके शूटिंग्स आपने? हमने गुजरात में सूरत में काफ़ी शूट किया हुआ है जी। बड़ौदा में मांजलपुर स्टेडियम में हमने फाइनल मैच शूट की है, बच्चों के जो फाइनल फुटबॉल मैच है वहाँ पे। बड़ौदा में एक इंटरनेशनल फाइनल मैच हमने शूट की है जिसमें डेजी इज प्लेइंग अ प्लेयर। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। डेजी, जैसे जुवेनाइल के बच्चे, उनको आपको एक नई जिंदगी की ओर, नए थॉट प्रोसेस की ओर ले जाना था, कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि जब आप उन बच्चों की मेंटालिटी समझो तभी वो बात आप में आएगी और तभी आप उनके साथ में वैसा डील करोगे जी। तो उसके लिए आप क्या जुवेनाइल होम गई थी? कैसे ये सारे ये किरदार को समझी? जुवेनाइल होम्स तो मैं गई नहीं थी, पर जो एक कैरेक्टर जो मैंने कैरेक्टर स्केच जो होता है जो मैंने अपने दिमाग में रखा था कि ये लड़की शी इज़ वेरी सिंपैथेटिक दैट वे, पर वो इन बच्चों के साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं हो सकती क्योंकि वो उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी चल रही है। तो जहाँ आपने उंगली दे दी वो शायद हाथ ना पकड़ ले, है ना, वो हो सकता है। तो काफ़ी जगह फिल्म के अंदर ये जो दिव्या कैरेक्टर है उसने जितनी छूट दी है उतना ही कसा भी है। अच्छा। कि जुवेनाइल के बच्चों को बेसिकली फ़ोन नहीं दिया जाता है, पर इसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके वो बच्चों को हफ्ते में 5 मिनट फ़ोन देने का फैसला किया कि तुम अपने घर वालों से बात करो जी। पर वही विश्वास का घात होता है जब 2 बच्चे भाग जाते फ़ोन लेकर। सो दैट्स हाउ शी इज़ ट्राइंग टू डील विद इट कि वो अच्छा भी करना चाहती है पर हद में रह के, वो बुरा नहीं करना चाहती वो भी हद में रह के। ये डेजी की बात सुन के मुझे ना किरण बेदी का एक अभियान था, तिहाड़ जेल के कैदियों को सुधारने की कोशिश की थी। उनको कितनी दिक्कतें आई होगी, ये तो सिर्फ महज एक फिल्म की बात है, आप सोचिए कि कितनी दिक्कतें आती है। तो डेजी ने भी ऐसी कई सारी दिक्कतें झेली होगी। उसके बारे में और बात करेंगे। जयंत जी, आपसे बात करेंगे। लोकेशन की बात हुई, आपने कहा अलग अलग लोकेशन पे हुआ है, तो लोकेशन को आपको ढूंढने में, लोकेशन पे शूट करने में कोई दिक्कत आई या फिर बड़ा आसान रहा ये जर्नी? देखिए, आप कोई अलग के स्क्रिप्ट जब काम करते हैं जी, तो उसमें एक्टर्स, लोकेशंस, बाकी के कैरेक्टर्स, उनकी रेकी आपको करनी पड़ती है। ओके। तो जब ये फिल्म हिंदी टू गुजराती जब मैंने फाइनल की तो सबसे पहले बॉम्बे में जुवेनाइल सेंटर से वहाँ गया जी। उसके बाद गुजरात में मैं आया तो सूरत में सबसे पहले गया मैं, वहाँ पे जुवेनाइल क्रिमिनल बच्चों से मिला, उनके साथ बातें की, वो पूरा माहौल देखा वहाँ का कैसा है। उसके बाद अहमदाबाद गया और महसाणा गया। लेकिन दिक्कतें तब आना शुरू होती है जब आपको, जैसे आपको फिल्म में लोकेशन चाहिए ना वो नहीं मिलता है, तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। बट मैं इतना लकी हूँ कि गीता मोदी, डेजी मैम की मदर का कैरेक्टर कर रही है, उन्होंने मुझे एक लोकेशन दिखाया, बोले हमारे यहाँ पे है, आप देख लो एक बार, आपको ठीक लगे तो। और मुझे वो सूरत में वात्सल्य धाम लेके गए। ओके। तो वात्सल्य धाम देखते ही, मतलब फर्स्ट इसमें मैंने एंट्री मारी, सारी चीज़ें देखी। और वात्सल्य धाम का ब्यूटी ये ऐसा है कि जब वहाँ से आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना जी, तो बहुत प्यारा सुंदर स्कूल है। मैंने बोला यार मैडम को समझ में नहीं आया अभी तक मुझे क्या चाहिए। अच्छा। बट उसके पीछे की तरफ जो एक्चुअल लोकेशन था और ग्राउंड था, फुटबॉल का ग्राउंड भी है। अच्छा। तो वहाँ जब गए तो मैंने बोला मैम थैंक यू वेरी मच, हो गया। बोले क्या हो गया? मतलब यही चाहिए मैं। ओह वाह। तो बोले आप तो वहाँ, बोला नहीं आपने जो पहले दिखा है वो बराबर नहीं था, वो तो पॉश है, वो थोड़ी चाहिए मुझे। बोले लेकिन ये ऐसा गंदा, मतलब यही चाहिए। तो उन बच्चों के साथ, वो सारे के सारे बच्चे जो है वो जुवेनाइल क्रिमिनल्स नहीं है, हाँ, मैं उसी मुद्दे पर आने वाली थी कि वो बच्चे ऑर्फन है। अच्छा, ठीक है। तो वो ऑर्फन है, उनका रहने का स्टाइल वो आप देखेंगे फिल्म में कि उस शॉट हमने लिया हुआ है कि अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं जी। वो सारा पूरा माहौल हमने कैप्चर किया हुआ है। वो पूरा लोकेशन मुझे
गजेरा ग्रुप वात्सल्य धाम जो है उनके थ्रू मिला वहाँ पे। ओके, यानी कि कोई काम आसान नहीं होता। हम 3 घंटे की फिल्म जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ठीक थी या फिर अरे बहुत अच्छी थी, बस इतना कह के हम निकल जाते हैं। बट उस 3 घंटे या 2.5 घंटे की जो फिल्म बनती है उसमें वो जर्नी कैसी होती है ना, वो जब ऐसे डायरेक्टर और आर्टिस्ट से बात करते हैं ना तभी पता चलता है कि कितनी जद्दोजहद, मगर उसके साथ में हर डायरेक्टर और कलाकार की शिद्दत भी उतनी ही होती है कि इस फिल्म को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। डेज़ी, ये बच्चों के साथ में जिस तरह आपने डील किया, जो आप समझी और ये पूरे कैरेक्टर में आप अपने आप को आपने ढाला, कितना समय लगा था? ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि जब मुझे जयंत सर ने पहली बार नरेशन दिया था, सो मेरी एक चीज़ है, मैं जब भी कोई नरेशन लेती हूँ ना, मैं बहुत ब्लैंक माइंडेड लेती हूँ, so that I can mold myself into that character. अपनी कोई सोच उसमें डालनी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार कैरेक्टर समझ में आया, उसके बाद थोड़े बहुत नुएंसेस है जो मैं डाल दूंगी, पर जो एक्चुअल विजन है वो डायरेक्टर का है, वो मेरा नहीं है। ओके ओके, यानी खुद को उनके हवाले कर देना है। I mean, जैसे that's how it works ना, कि मतलब एक जैसे जो पॉट मेकर होता है, हम मिट्टी है, पॉट मेकर का काम है हमको शेप देना, और आपका काम था उन बच्चों को शेप देना। that was in the film for sure, like but in totality on a whole picture आप देखें तो जितने भी लोगों ने काम किया है फिल्म के अंदर, सबको शेप देना काम इन्हीं का था, मेरा नहीं था। अच्छा, यादगार सीन इस फिल्म का? ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा टची टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं गुजराती हूँ पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ जी। हाँ। तो जितना गुजरात मेरे लिए खास है उतना ही महाराष्ट्र मेरे लिए खास है। तो सर जो है वो फाइनल्स में गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर आए। ओके। और फिर बाद में एक पॉइंट पे जाके बोलते महाराष्ट्र हार जाएगी। सर ऐसे मत बोलो, मैं दोनों की मिक्स हूँ, मैं आधी टूट जाऊंगी, ऐसे मत करो। बट देन द वे ही शॉट इट, और ये मैं ऑब्वियसली रिवील नहीं करूँगी, पर जब आप फिल्म देखेंगे तब एंड में आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हार हुई नहीं है किसी की, ना गुजरात हारा है और ना ही महाराष्ट्र हारा है, दोनों जीते। क्या बात है जी, क्या बात है, ये खासियत है इस फिल्म की जी, है ना जी। कोई डायलॉग जो आपको पसंद आया हो कि ये एकदम बहुत टची है या फिर लोगों को भी याद रह जाएगा? आई थिंक एक जगह जाके वो बहुत इमोशनल होती है, तो बोलती है कि आई रियली होप आ सपनू मारू पूरू थाय। सो बिकॉज एंड शी ऑल्सो सेज, क्योंकि ए लोकानी आँखों હું મારું સપનું જોઉં છું. So in spite of training them to lead a better life, this is her dream also, because she is so connected to football कि अगर मुझे फुटबॉल के साथ ऐसे ही जुड़ना है तो यही सही। ग्रेट, बड़ी यादगार ये फिल्म रहने वाली है। क्या हम प्रोमो दिखा पाएंगे आमिर भाई? बस तो फिर हम थोड़ी देर में प्रोमो देखते हैं, तब तक जयंत सर से फिर बात कर लें। जयंत सर, जैसे डीजी बता रही है कि उनके लिए यानी वो मिट्टी है, आपने शेप दिया है, तो इन बच्चों को शेप देने में, जैसे आपने कहा, उन बच्चों को शेप देने में, उन बच्चों को इस फिल्म के किरदार में ढालने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी? बहुत ही करनी पड़ी, क्योंकि सारे बच्चे जो एक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फुटबॉल जानते हो या खेला हो उन्होंने कभी, और जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी एक्टिंग तो ना की हो। अब मेरी तकलीफ़ ये थी कि लुक भी मुझे ऐसा चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर लुक था फिल्म के लिए, वो मेंटेन करना था, वो फुटबॉल उनको खेलना आना चाहिए था, और मेरे जो बाकी के बच्चे थे उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए थी। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मुझे उन लड़कों में लेना था। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि बॉम्बे के कुछ ऑस्कार फाउंडेशन करके एक फुटबॉल ग्रुप है, जो ऐसे ही बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फीस नहीं भर पाते, उनको ट्रेन करते हैं। वहाँ गया, 3-4 रातें उनकी मैचेस देखता रहा, उसमें से सिलेक्ट किया कि कौन सा लड़का अच्छा है, कौन सा अच्छा खेल रहा है, कोचेस से बात करता रहा, तो बोलते थे ये अच्छा है। उसमें जब मैंने एक सिलेक्ट किया तो कुछ बच्चे बोले नहीं सर, हमारी SSC एग्ज़ाम है, हम नहीं आएंगे। तो जिस लड़के को मैंने मतलब सोच के रहा था ये बेस्ट है मेरे लिए, सबसे पहले उसने मना कर दिया कि नहीं सर, मेरी SSC के एग्ज़ाम है। बट बैक ऑफ माइंड उसके भी कहीं ना कहीं था कि मुझे जाना है,
तो जब जैसे उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तब उसने मुझे वापस फ़ोन किया, रात को हम सूरत में शूट कर रहे थे, बोले सर मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, मैं चाहता हूँ क्या हूँ मैंने कल की ट्रेन पकड़ के आ जा तू। क्या बात है। उसको मैंने अपोजिट टीम में रखा, महाराष्ट्र की टीम में उसको रखा मैंने, और उसने टाइम पे फ़ोन किया मुझे। तो इस तरह से मैंने एक्टरों को फुटबॉल सिखाया, और फुटबॉल जो लड़के खेल रहे थे उनको एक्टिंग सिखाई। और उसके बाद पूरा 1 महीना बॉम्बे में सबको एक साथ मिला के, ताकि शूट में जब जाए तो एक दूसरे को ये कौन है वो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ रख के मैंने बॉम्बे में उनको रख के रोज़ शाम को उनकी प्रैक्टिस कराई, डायलॉग्स याद कराए, जो नहीं एक्टिंग कर रहे थे उनके साथ डायलॉग का गया। एक लड़का जो बीटी का कैरेक्टर कर रहा है उसको फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है जी, उसको बोला ये डायलॉग बोला, तो उसने आधा घंटा रट्टा मारा, उसके बाद प्रॉपर डायलॉग बोल के एक्टिंग करके बताया। हम देखते रह गए, ना फिल्में देखता है, बोले नहीं देखता। बोले कैसे किया आपने, बोला वैसे किया मैंने। क्या बात है। इस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ सबका। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप बच्चों को, यानी कोई फिक्स टीम नहीं है कि इन्हीं के साथ में शूट करना है, धीरे धीरे तैयार करना है और उसके बाद में उनको उसमें डालना है, वो बहुत बड़ी बात थी। और इन बच्चों को फुटबॉल मैंने बताया नहीं था जी, जिन एक्टर का मैंने सिलेक्शन किया अहमदाबाद से, सूरत से, बॉम्बे से, उनको सिर्फ ये बोला था कि 1 घंटा आपको भागना है, क्या आप 1 घंटा भाग सकते हो? उन्होंने बोला सर हम स्टेमिना बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर उनको बोला अब फुटबॉल सीखो, अब बताओ तुम कितना। तो वीडियोस आते थे मेरे पास हर दूसरे दिन तीसरे दिन, सर मैंने ड्रिबलिंग सीखा, सर मैंने ये किया। तो इस तरह से इन लोगों का सिलेक्शन हुआ। महाराष्ट्र से भी कुछ बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, जैसे आप कह रहे हैं। जी। उनको गुजराती आती थी कि बहुत टूटी फूटी, बहुत टूटी फूटी। तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ी होगी गुजराती सिखाने में। बट उनका ज़्यादा डायलॉग नहीं था ना, इसलिए उसमें मेहनत नहीं, उनका खेलना ज़रूरी था मेरे लिए, खेलना ज़रूरी था। बहुत सही बात है। अगर इस फिल्म में हम बात करें म्यूज़िक की, अगर लिरिसिस्ट गाने हैं तो वो कौन है, किसने काम किया है? दोनों गाने लिखे हैं दिलीप रावल साहब ने। ओके। और म्यूज़िक दोनों गानों का दिया है रूप कुमार राठौड़ जी ने। एक गरबा है और एक थीम सॉन्ग है, चक दे जैसा जैसा थीम दंगल में जैसा है जी, वैसा ही गुजरात के लिए हमने एक गाना बनाया है कि मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ या चाहता हूँ कि गुजरात के नाम से एक गुजरात एंथम अगर कोई गाना हो तो ये होना चाहिए लोगों के लिए। क्या बात है। उन बच्चों के लिए उसके वर्डिंग्स ऐसे है, जोश आ जाए, एक लक्ष्य वाली बात है, गोल करने वाली बात है। अच्छा। तो रूप जी ने इसमें और 4 सिंगरों के साथ, मतलब वो गाना पर्टिकुलर हमने 5 सिंगरों के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। ओके। वो गाना भी दिलीप रावल ने लिखा है और रूप जी ने एक गरबा गाया हुआ है। अच्छा। और स्क्रीन पे उन्होंने ही गाया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है डेजी जी के साथ रूप जी ने भी गुजराती पिक्चर में म्यूजिक दिया है और एक्टिंग की है। ओके ओके। गुजराती फिल्म हो और गरबा ना हो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अभी हम ट्रेलर देखते हैं इस फिल्म का और 29 नवंबर को रिलीज है। 29 नवंबर को, 29 नवंबर यानी कि इसी शुक्रवार को हम सबको थिएटर पहुंचना है और ये गुजरात 11 को हमें न्याय देना है, क्योंकि जब गुजराती फिल्म इतनी सारी बनने लगी है मगर ये थोड़ी सी हटके हैं। हम जनरली ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं कि कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग हो उसमें एलिमेंट, या फिर कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो, कुछ भी ऐसे फिल्में पसंद करते हैं। मगर जब स्पोर्ट्स की बात आती है और वैसे भी जुवेनाइल के बच्चों को उनको नई जिंदगी देने की कोशिश की है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, बातों से ऐसा लग रहा है। तो 29 नवंबर को हम थिएटर में जाके इसे जांचने वाले हैं कि कितनी हमारे लिए और हम गुजरातियों के लिए ये बेहतरीन फिल्म है। तो अभी ट्रेलर देखते हैं, फिर वापस डेजी और जयंत सर से बात करेंगे। गुजरात 11 देखा ना ट्रेलर, मन हो गया है ना। तो 29 नवंबर हम सब थिएटर जाने वाले हैं और ये तो सिर्फ 2 मिनट में हम इतने ज़्यादा उत्साही हो गए हैं। तो ये फिल्म पूरी देखेंगे तो कितना मज़ा आएगा। गुजराती फिल्मों को हम सभी को प्रमोट करना चाहिए और हम सब जब इतने प्राउड से अक्सर कहते रहते हैं कि मेरी तो मदर टंग गुजराती है, तो गुजराती फिल्में देखने जानी चाहिए। अभी रिसेंटली वडोदरा शहर की ही बहुत बड़ी कलाकारा है डॉक्टर पारुल शाह, वो मुझे मिली तो उन्होंने कहा कि यार अभी जो गुजरात फिल्म रिलीज़ हुई तो थिएटर खाली था, अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा कोई ना कहे, ऐसा हमें करना होगा। खैर जयंत जी, अगेन बात करते हैं
गुजरात 11 पर। गुजरात 11 फिल्म ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसे बच्चों को आप नई ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की, स्पेशली चलो बच्चों को तो आप शेप दे देते हैं इस वे में, समाज उनको एक्सेप्ट करे आसानी से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो उस बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें तो इस फिल्म को लेकर। मैं जब बॉम्बे में, जब माटुंगा में हमारे यहाँ पे जूनियल सेंटर है, वहाँ गया था, तो उन बच्चों से बात करने के टाइम पे मतलब उनमें से कोई भी बच्चा कभी भी ये नहीं बोला, इवन सूरत में भी या अहमदाबाद में भी, कि मुझसे गलती हुई या मैंने क्राइम किया। उन लोगों का सबका एक, मेरा फ्रेंड कर रहा था सर तो मुझे पकड़ लिया, वो बाजू वाले ने कुछ करने गया सर, मेरे हाथ में चाकू आ गया था तो ऐसे हो गया। बट दे वर नॉट, क्योंकि उनको ये डर है कि मैं अभी अगर यहाँ बोल दूँ, मैं अंदर तो हूँ ही। अब ये सर, मैं कभी उनको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं यहाँ फिल्म के लिए आया हूँ या मैं अगर कोई डायरेक्टर हूँ। मैं सिर्फ मतलब कि मैं तुम लोगों से बात करने आया हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ लिखूँगा। मैं ऐसे ही जाके बात की उन लोगों के साथ, क्योंकि खाकी वर्दी भी अंदर अलाउड नहीं है, उनको वो डर लगता है। तो उन बच्चों को जब मैंने सारी चीज़ें पूछी तो मुझे पता है कि कोई भी सच नहीं बोल रहा है, उनको एक डर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर 17 साल तक ये बच्चा नहीं सुधरा, बाहर आने के बाद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पेरेंट्स चाहते भी है कि मेरा बच्चा बाहर आ गया तो हम उसको घर में ले ले, बट हमारी सोसाइटी, हमारे अगल बगल नेबर्स लोग वो ताने मारते हैं, आपको, हमारा समाज ही ऐसा है। बिल्कुल ठीक है, हम किसी को उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो फिर सोचते हैं कि सारे लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं, मुझे अभी भी क्रिमिनल समझते हैं, तो उसका झुकाव फिर क्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। मैं वैसा ही रहूं, तुम वैसे ही मुझे देखते हो। हाँ, मुझे जब एक्सेप्ट ही नहीं करो और वो बड़ा क्रिमिनल बनता है, जो समाज के लिए बहुत खतरा है। हम बच्चा छोटा हो ना, जब उसको हम डाइवर्ट करना चाहे तो तब कर सकते हैं, जब वो 18 साल के बाद नहीं हम उसको बदल सकते। तो ये एक ही मौका होता है कि इस उम्र में उनको हम डाइवर्ट करें। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सारे जुवेनाइल बच्चे जो है सुधर जाएंगे या क्या होगा, बट अगर इनमें से कुछ बच्चे भी सीख ले कि नहीं मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ या मुझे जॉब मिल जाए, या इनको जॉब देने के लिए या गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि इनको स्पोर्ट्स में डाले या गवर्नमेंट इनको कोई जॉब दे दे, तो मुझे लगता है कि फिल्म बना का जो मेरा लक्ष्य था वो सफल हुआ। बिल्कुल सही बात है। सरकार उनकी ओर से या भी कंपनीज उनकी ओर से सोचे, मगर उससे ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि हम समझें कि ऐसे बच्चों को हम आम लोग उनको एक्सेप्ट करना शुरू करें तो उनको कहीं पर जगह मिल पाएगी और हम उनको वो जगह दे पाएंगे। डेजी, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पर, सेंसिटिव मुद्दे पर ये फिल्म बनी है। जय हो, वो भी ऐसी ही कुछ फिल्म थी ना, और बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया था कि थैंक यू मत कहिए, दूसरे दो और लोगों को तीन की मदद करिए। तो इसमें ऐसा क्या, यानी खैर पूरी फिल्म ही ऐसी है, बट फिर भी कुछ ऐसा मैसेज आप अपनी ओर से क्या देना चाहोगे? जब मुझे फिल्म सर ने नरेट की थी तो मैंने एक ही मैसेज देखा इसके अंदर कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस। सो दिस इज़ द मैसेज जो मुझे समझ में आया कि इंसान गलती करता है और गलती इंसानों से ही होती है। तो या तो उसको वो एक गलती को लेके आप जिंदगी भर वो बंदे को जज करें, या उसको ये बोले कि चल कोई नहीं, हो गया, अगली बार से ये कर लियो, ठीक है, तो वो होता है। पर आप जैसे मुद्दा बड़ा सीरियस है जैसे आपने कहा, पर इसको जो हिसाब से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत लाइट मैनर में प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो बच्चे भी देखने वाले हैं, राइट। तो अगर इतना भारी भरकम इमोशंस भर देंगे ना फिल्म के अंदर तो बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अडल्ट्स कर लेंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे। सो द वे ही इज पुट द फिल्म टुगेदर, इट्स इन अ वेरी लाइट मैनर वे। बच्चों की मस्ती कोच के साथ, बच्चों की मस्ती फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, वो बहुत कुछ है उसके अंदर। क्योंकि वो जो एज है ना 17-16, वो एक्चुअली बहुत टेंडर एज होती है, और वही एज जो होती है जहाँ पे प्यूबर्टी हिट करना शुरू करता है तुम्हें, और आप लड़कों के साथ ही हो, और जो दो लड़कियां जो दिख रही है वो खाली कोच दिख रही है और फिजियोथेरेपिस्ट, ये दो ही लड़कियां हैं पूरे आपके यूनिट में। हाँ जी। तो अब है, नेचर है, क्या कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कैसे सर ने दिखाया है दैट व्हाट बॉयज गो थ्रू
what is their thought process and what we go through कि हे भगवान अब इनको झेलना पड़ेगा, you know, ऐसा है. But it's a very entertaining film with a very sensitive message. That's it. खेल पर बनी, खेल खेल में बनी फिल्म है, ऐसा कहे तो चले. जैसे आप पूरा जो एक्सप्लेन कर रही है, ऐसा लग रहा था मुझे कि पूरा खेल खेल में सब हो रहा है ना, और है भी खेल उसमें. तो उस वे में इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई होगी ऐसा लग रहा है अभी तो बातों से. जयंत सर, आखिर में हम आखिरी पड़ाव पर है अपने इस चर्चा को लेकर. आखिर में अगर दर्शकों को थिएटर तक बुलाना है तो क्या खास कहोगे आप? मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि ये फिल्म पहली स्पोर्ट्स फिल्म है जी. पहली बार डेजी मैडम बॉलीवुड स्टार इस गुजराती फिल्म में काम कर रही है. हम हमेशा मतलब ये देखा गया है गुजराती ऑडियंस का कि उनका झुकाव बॉलीवुड की फिल्मों की तरफ ज़्यादा होता है जी. तो इसलिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस लेकर ही आया गुजराती के लिए. तो आप प्लीज़ थिएटर तक आइए. और ये फिल्म गुजरातियों के लिए से ज़्यादा मैं ये कहूँगी फिल्म गुजरात के लिए, हमारे प्रदेश के लिए फिल्म है, तो उसको देखने के लिए आप आइए. जी. डेजी, क्या कहोगे आखिर में? आई थिंक सर ने सब कुछ बता दिया है. मेरा खाली बोलना यही होगा कि क्योंकि मेरी ये पहली गुजराती फिल्म है और आई मीन बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा होगा हिंदी फिल्म करते हुए, पर कई लोगों ने मुझे ना खुद की मातृभाषा में बात करते हुए नहीं देखा है. तो ये एक फिल्म है, तो आप प्लीज़ जाइए. और मेरा खाली एक ही सेल्फिश पना है इसके अंदर कि मैं चाहती हूँ, मैं खाली इसका फीडबैक जानना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं. बिल्कुल, हम सबको फीडबैक देना है तो गुजराती कुछ बोल दो, फिर 1-2 लाइन. प्लीज जाओ. 29 તારીખે આ ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે, ગુજરાત 11. તમારા નજીકના દૂરના કોઈ પણ થિયેટરમાં પણ જાઓ. तो बस આપણે બધાએ જવાનું છે. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत बहुत शुभकामनाएं वीएनएम परिवार और वडोदरा आप सबकी ओर से भी मैं दे रही हूँ शुभकामनाएं. तो थिएटर जाना है हमें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, पूरी टीम को, गुजरात 11 की, कि ये फिल्म खूब सुपर डुपर हिट. हमारी टीम में वडोदरा में शूट तो किया हमने, वडोदरा के कुछ बच्चे भी हैं. अरे वाह, क्या बात है. तो हमारे शहर के बच्चों को अब तो जाना बिल्कुल 100% बनता है कि हमारे वडोदरा शहर के बच्चों को, और स्पेशली डेजी को मैं ज़रूर डेजी के लिए ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे जयंत सर ने भी जिक्र किया कि बॉलीवुड स्टार को गुजराती फिल्मों में लाना, लेकर बनाना, वो बहुत बड़ी बात है. तो डेजी के लिए भी जाना तो बनता है ना. जय हो पसंद आई थी ना, तो ये भी ज़रूर पसंद आने वाली है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी और आप सबका भी हमारे साथ में जुड़े. और इस फिल्म को लेकर हमने जितनी भी बातें बताई हैं, कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में ज़रूर बताना. गुजरात 11 29 नवंबर रिलीज़ हो रही है थिएटर में, और हम सबको पहुंचना है थिएटर, क्योंकि ये गुजरात का सवाल है, क्योंकि ये फिल्म है गुजरात की, गुजरात 11. बहुत बहुत शुक्रिया. FB पर आप जुड़े रहे वीएनएम के साथ में, YouTube सब्सक्राइब करें, इंस्टा, ट्विटर, केबल, हेलो, सभी जगह वीएनएम है. तो बस जुड़े रहे हमारे साथ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू.